लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एक ऐसी रेखा जो दुश्मन को उसका हद बताती है। ये वो कंधा है जो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर चुनौतियां हैं तो जिम्मेदारियां भी उतनी ही हैं। जब तक सांस में जान है तब तक हम तैनात रहेंगे। जब भी ये दुश्मन ऐसी गुस्ताखी करता है तो हम उन्हें एक करारा जवाब देते हैं और एक मुंहतोड़ जवाब देते हैं उन्हें। उस इलाके को चिन्हित किया जाता है जो इलाका भारत और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच से होकर गुजर रहा है। इस इलाके में जो कि हाईली एक्टिव है, तो इस इलाके में हर जवान, हर अफसर, हर जैसी हर चुनौती के लिए तैयार है। जब भी उसने इन्फिल्ट्रेशन करनी होती है इस इलाके के अंदर, वो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से सीज फायर करेगा और साथ ही जो है वो घुसपैठ की कार्रवाई भी जो है वो करना पसंद करता है। तो 1:05 पर 8 जुलाई को हमारे ऊपर वहाँ पाकिस्तान की जानिब से फायर किया गया था। 2 दिन पहले ही जब फायर हुआ इधर हमारी सामने जामे मस्जिद है, उस जामे मस्जिद के पास बम गिरा और वो भी पूरी बर्बाद कर दी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय सेना ने अपनी जिम्मेदारी तय की है वो है शिक्षा की भी। जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आगे भी इंशाल्लाह इसी स्कूल में 12th तक इंशाल्लाह प्लान है मेरा 12th। अपनी ये इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट की बाद में कि ये बच्चों का एग्जाम चल रहा है, हमें कुछ मदद कीजिए। ये हमें लगता है कि ये इस स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं इनके जो सपने पूरे हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एक ऐसी रेखा जो दुश्मन को उसका हद बताती है। लेकिन एलओसी केवल कटीली तारों की एक उलझी हुई रेखा नहीं है। ये इंसानी ढाल के जरिए एक ऐसा अभेद कवच है जिसका नाम है भारतीय सेना, जिस पर पैर रखते ही पाकिस्तानी आतंकी जलकर खाक हो जाते हैं। कैसी है वो एलओसी जो दशकों से युद्ध का जिंदा मैदान बनी हुई है। कैसी है वो एलओसी जिस पर तैनात भारतीय सेना के सपूतों ने बार बार पाकिस्तान के माथे पर पराजय की मुहर ठोंकी है। क्या है वो एलओसी जिसकी हिफाजत के लिए मौसम हो या मोर्टार, हर चुनौती से टकराने को हमेशा तत्पर रहते हैं भारतीय जवान। यही एक भारत माता ने जज्बा हमारे को दिया है। जब पैदा किया था, फौज ज्वाइन की थी, उस वक्त यही जज्बा हमारे अंदर आया था कि जहाँ एलसी के ऊपर हम तैनात रहेंगे, जब तक सांस में जान है तब तक हम तैनात रहेंगे। बर्फीले अंधड़ों के बीच अगर सांस थमती है तो थमे, नब्ज जमती है तो जमे, लेकिन नजर जो दुश्मन पर है वो नहीं हटनी चाहिए। क्यों इस सौगंध के साथ एलओसी से रत्ती भर भी डिगते नहीं भारतीय शूरवीर। इस इलाके में सीजफायर वायलेशन बहुत आम है और जो आसपास की पहाड़ियों को हम देख लें तो लगभग 3 तरफ से आप पाकिस्तान से सराउंडेड रहते हैं। जी, जब भी ये दुश्मन ऐसी गुस्ताखी करता है तो हम उन्हें एक करारा जवाब देते हैं और एक मुंहतोड़ जवाब देते हैं उन्हें। कभी हल्की सी आहट को भी कैसे दुश्मनों के शिकार का शिकंजा बनाती है एलओसी, आज वो दिखाएंगे। हमने अपनी फेंस के अलोंग कुछ डॉग पोस्ट बनाए जो कि फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। और अगर कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम का हमारा काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे नजदीकी कोई हरकत है, कोई मूवमेंट है, तो इस तरह की चेतावनी हमें देते हैं।
हम आज दिखाएंगे कि कैसे भारतीय सेना के कर्मवीरों ने अपनी कठोर अभ्यास रूपी साधना से एलओसी को कैसे विजय के वरदान वाली तपोभूमि बना दिया है। हम आज दिखाएंगे कि क्यों एलओसी सिर्फ जमीन पर खिंची एक लकीर नहीं बल्कि जीवित इतिहास है भारतीय जवानों के शौर्य का। जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होता है। ये वो बातें हैं, वो भारत की सेना को दुनिया की नजरों में और ज्यादा विश्वसनीय बनाती है। आज भारत की सेनाएं दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ साझा अभ्यास कर रही है। आतंक के खिलाफ हम रणनीतिक साझेदारियां कर रहे हैं। भारत की सेनाओं ने दिखाया है कि वो आतंक के ठिकानों पर कभी भी कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। हम आज एलओसी के ओर से छोर तक की वो कहानी सुनाएंगे जो हर भारतीय के लिए गौरव गाथा है, एलओसी पर रहने वालों के लिए जीवन रेखा है। हम काम कर रहे थे अपने घर का, वहाँ पर तो पाकिस्तान की जानिब से हमारे ऊपर फायर किया कि हम अपना बिनकर बना रहे थे। जब आराम से हम बैठे होते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, लोग जिम्मेदारी करते हैं, तो अचानक पाकिस्तान से फायर आ जाता है। हजारों फीट ऊंचाई पर हर कदम जैसे जम सा जाता है, धड़कनें जैसे सांसों का हिसाब मांगने लगती हैं। जो जवान तैनात हैं उन ऊंचाइयों पर, उन्होंने ना जाने कितनी बार अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को मौत के मुंह में जाते देखा होगा। ना जाने कितनी बार मौसम की मुश्किलों ने सांसों पर आघात किया होगा, लेकिन कुछ बात है कि हस्ती डरती नहीं हमारी। ये सियाचिन से सब वाकिफ रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं बहुत अलग नहीं होते हैं। -20 डिग्री तक तापमान यहाँ पर जाता है, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप जो रुक सकते हैं, जब कोई और आपकी जगह लेता है ड्यूटी पे और आप सुस्ता के ये चाय की चुस्की कम से कम कितनी देर तक गर्म रहती है ये चाय साहब? चाय बस 1 से 1.5 मिनट तक। बस, तो उतनी देर में उस चाय को पी लेना है आप लोगों को। लेकिन ये बताइए कि इतनी ठंड, इतनी मुश्किलें, सामने बंदूक ताने हुए आपका दुश्मन खड़ा है, कभी लगता है कि कुछ कम पड़ रहा है या हौसले की कभी कमी नहीं रहती है? नहीं, हौसले की कभी कमी नहीं रहती। हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। हाँ। और देखते रहते हैं अपनी सरहद की तरफ। हाँ। तो हम तैयार रहते हैं अपनी। इतनी ज्यादा बर्फ, इतनी ज्यादा ठंड, एक मिनी सियाचिन सा हर जगह नजर आता है सर। कितनी मुश्किलें होती हैं इस समय हमारे जवानों को? बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। बर्फ़ की अगर मैं आपको तादाद बताऊं तो जो फॉरवर्ड एरियाज़ हैं तकरीबन बर्फ़ जो है 15 से 20 फुट बर्फ़ जो है वो पड़ती है। लेकिन हमारा जो मैंडेट है, जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर कोई कमी नहीं आती, चाहे वो गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। इन हौसलों को मन ही मन सलाम करते हुए जब थोड़ा नीचे की तरफ आए तो जांबाज अफसर का जज्बा खुद ये बताता मिला कि क्यों एलओसी का मतलब भारत के लिए स्वाभिमान है, क्यों एलओसी का मतलब भारत के दुश्मनों के लिए सिर्फ कब्रिस्तान है। राउंड द क्लॉक यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोलिंग करनी है, हमेशा चौकस रहना है। जी, हमें 24/7 यहाँ पर चौकस रहना पड़ता है। हाँ। ताकि घुसपैठ ना कर सकें। इसके लिए हम अपने फेंस को गार्ड करते हैं पेट्रोलिंग के जरिए। तो यहाँ पे सीज फायर वायलेशन भी कई बार होता है। अगर हम सिर्फ एरिया को ही देख लें तो ऑलमोस्ट 3 तरफ से आप घिरे हुए हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, यानी पाकिस्तानी ट्रूप्स हर तरफ की पहाड़ियों पर हैं। जब भी पाकिस्तान ऐसी कुछ गुस्ताखी करता है तो हम उन्हें एक मुंहतोड़ जवाब देते हैं। यहाँ पर इतनी ठंड में क्या कभी ऐसा होता है कि खुद को मोटिवेट करने में दिक्कत हो? देश का तिरंगा ही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। यहाँ हमने जब वर्दी डाली है तो देश की सुरक्षा ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है।
सर एवलांच काफ़ी आम है यहाँ पर। अगर हम वो इलाका भी देखें तो बहुत लगता है जैसे कि मौसम पल पल में बदलता और बिगड़ता है। ये भी आपको सामना करना पड़ता है एवलांच, उससे रेस्क्यू, उसका कैसे करते हैं? जी, जैसे जैसे स्नो बढ़ता है, पहाड़ों पे बर्फ इकट्ठी होती है, वैसे ही बर्फ के सिरकने का संभावना ज्यादा बढ़ती जाती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एवलांच भी आता है, हमें उसका भी सामना करता है, पर उसका भी सामना हम बहादुरी से करते हैं। एलओसी के पग पग पर मां भारती के लालों का एक सा रंग देखने को मिला। यहाँ बर्फ के तिनकों ने चुनौतियों का आगाज कर दिया है। बार बार की बारिशों ने मुश्किलों का अलार्म बजा दिया है, लेकिन दुश्मनों से भिड़ने के लिए जरूरी जज्बा अपनी जगह है। न आंख की पुतली ठहरती है, न उंगली ट्रिगर से हटती है। लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा, जो इस तरह की कांटेदार तारें जिन्हें कॉन्सर्टीना वायर्स कहा जाता है, उन्हें उलझाकर उस इलाके को चिन्हित किया जाता है जो इलाका भारत और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच से होकर गुजर रहा है। एलओसी अलग अलग तरह के अलग अलग इलाकों में होता है। यहां समझिए कि आईबॉल टू आईबॉल जो कहा जाता है, यानी दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर आप देखते हैं, ये समूचा वो क्षेत्र है जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो पोस्ट हैं उनके बीच की दूरी 500 मीटर से भी कम है। 500 मीटर से भी कम ये दूरी, जहां पर मुकाबले में आमने सामने खड़े रहते हैं, और इस पूरे इलाके में सीज फायर वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से आम है। कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने हर मौके पर, हर बार एलओसी पर अकारण गोलीबारी या गोलाबारी की है। इस साल तो उसने अति का भी उल्लंघन कर दिया है। 4052 से अधिक बार पाकिस्तान ने सीज फायर के समझौते को तोड़ा है, जो बीते 17 सालों का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। औसतन रोज 12 बार पाकिस्तान ने एलओसी के विश्वास को धोखा दिया है। अक्टूबर से अब तक 500 से ज्यादा बार सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं दर्ज की गई हैं। सिर्फ नवंबर में ही अभी तक 130 बार से ज्यादा सीज फायर उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है। इस साल अभी तक भारत के कम से कम 24 नागरिकों ने बेवजह अपनी जान गंवाई और 100 से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तानी निष्कृष्टता के कारण जख्म खाए हैं। सीज फायर वायलेशन जो होता है उधर से, मुझे तो इस वक्त पता नहीं है। अब तो हम जान बचा रहा है, पता नहीं बाहर से आया है, किसी जगह से आ रहा है, मुझे पता नहीं है। हम तो इस वक्त जान बचा रहे हैं हम। अच्छा। और बीवी तो डेथ हो गया, उससे मैंने जान बचाया उस वक्त। मेरे से ये रिक्वेस्ट है सर, ये रोका जाए। आम जनता, गरीब जनता मारी जाती है। ये तो आपस में गवर्नमेंट अगर मिल जाए, आपस में कुछ फैसला करे साहब, तो आम जनता मारी जाती है। देखो साहब, मेरा भाई वो तो टेंथ में पढ़ रहा था, उसकी डेथ हो गई साहब। तो 1:05 पर 8 जुलाई को हमारे ऊपर वहाँ पाकिस्तान की जानब से फायर किया गया था, जिसमें हम अपना काम कर रहे थे। और यहाँ पर वो जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर की तरफ से हमें बहुत दिक्कत होती है। वहाँ कभी हम रात को जब रोशनी जलाते हैं तब भी हम ये सोचते हैं कि कहीं वहाँ पाकिस्तान की जानब से फायर ना आ जाए। उस समय कैसे, किसने मदद की? उस समय इधर अपनी बिहार थी, उसने मदद की हमारे साथ। फौज बिहार रेजिमेंट। हाँ, 10,000 रुपया दिया था और राशन भी दिया था। भारत पाकिस्तान के बीच ठीक नियंत्रण रेखा पर उस जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर सीज फायर वायलेशंस यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से आम है। पाकिस्तान किन कारणों से सीज फायर वायलेशन करता है ये भी स्पष्ट है। देखिए, मौसम के बदलने से ठीक पहले, यानी भारी बर्फबारी जो कि इस इलाके में आम है यहाँ पर, उससे पहले। दूसरा, आतंकवादियों को भारत की सीमा में दाखिल कराने के लिए, क्योंकि उसकी कहीं पर और चल नहीं पा रही है। नगरोटा जैसे जो घटना हमने देखे हैं, वहां पर जिस तरीके से आतंकियों को न्यूट्रलाइज किया गया है, वो भारतीय सेना के उसी पराक्रम का हिस्सा है, भारतीय सैन्य बलों के उसी शौर्य का हिस्सा है। क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप सोचते होंगे कि इस तरह की अगर तारें हैं तो ये आतंकवादी आते कहां से हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल जिन इलाकों से होकर गुजरता है, वहाँ पर नदियाँ भी हैं, वहाँ पर पहाड़ भी हैं। और यहाँ पर अगर आपको इस तरीके से, इस फॉर्म में नज़र आता है, तो ऐसा नहीं है कि समूचे इलाके में आपको ऐसा ही दिख रहा है। कई जगह अगर बर्फ़ पड़ जाती है तो उसके भीतर चली जाती हैं वो तारें। कई जगह जहाँ नदी से गुजरता है वहाँ पर आपको पानी के नीचे भी दिखेंगी वो तारें। तो ऐसे बदलाव, ऐसे परिवर्तन आपको दिखते हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच वो चुनौतियाँ रहती हैं। अब समझिए कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में, इस पूरे इलाके में, पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर माइनस में तापमान जाता है, और यहाँ पर और ज़्यादा उकसावा पाकिस्तान का शुरू होता है। सीज फायर वायलेशन
आम इस पूरे क्षेत्र में रहता है तो पूरी तरीके से हम लोग तैयार रहते हैं कि उस समय अगर CFV किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से तो कुछ न कुछ उसके पीछे उसकी वो भी रहती है सोच। मैम हर CFV के पीछे कुछ ना कुछ वजह ज़रूर रहती है, लेकिन जैसा कि हम इस इलाके में हैं जो कि हाईली एक्टिव है, तो इस इलाके में हर जवान, हर ऑफिसर, हर जैसी हर चुनौती के लिए तैयार है। दुश्मन 24 घंटे 365 दिन, जिस दिन भी कोई भी कार्रवाई जैसे कि CFV हो गया, स्टैंड ऑफ फायर, कोई भी कार्रवाई करना चाहे तो उसके लिए हर जवान यहाँ पे हर समय उस चीज़ के लिए तैयार रहता है। जैसे हम कहते हैं कि पोस्ट बहुत नज़दीक जिन इलाकों में रहते हैं तो क्या उसमें अप्रोच भी आपका बदलता है? मैम अप्रोच बदलते रहते हैं क्योंकि ये जो टेरेन है ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अलग किस्म का है। कुछ जगह पे खड़ी चटाई है, कुछ जगह पे स्टीप स्लोप है और कुछ जगह पे नदी नाले हैं। तो जनरली वो इलाके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए यही पता लग पाता है कि यहाँ पे बहुत सारे अप्रोच इनका दुश्मन कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। बारिश अभी हो रही है और बारिश के साथ हम देखते हैं कि बर्फबारी भी बहुत आम है यहाँ पर। मौसम भी एक चैलेंज है। मैम मौसम यहाँ पे काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है। मेरी कंपनी अंदाज़ा 9000 फीट की हाइट पे डिप्लॉयड है, जिसमें सालाना 5 महीने के आसपास बर्फ़ गिरती है। बर्फ़ का स्तर 100 से 150 मिलीमीटर तक का रहता है और उसके 100 से 150 सेंटीमीटर तक का, और इसके अलावा तकरीबन 3 महीने की बरसात रहती है। तो बरसात का एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जो हमारे हर तरह के ऑपरेशन में हमारे लिए बाधा बनता रहा है। लेकिन हम इस चीज़ के बारे में नहीं दिक्कत करते हैं कि जैसे गाँव वाले अगर इसके बियॉन्ड भी हैं तो उनकी भी पूरी सुरक्षा। मैडम जो भी सिविल आदमी इस इलाके में रहता है वो हमारी जिम्मेदारी है। उनको हर तरह की सहायता, हर तरह की सुरक्षा प्रदान करना हमारा काम है। किसी कठिनाई के वक्त में, पेंडेमिक के वक्त में अगर उनको किसी मेडिकल हेल्प की, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की, राशन की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसके लिए सेना के दरवाजे हमेशा खुले और हर समय हम उसकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। मानचित्र पर जम्मू के भूरेचक गांव से शुरू होकर मैदानों, पहाड़ों, नदियों, घाटियों से होती हुई करगिल में सियाचिन के हिमखंडों में विलीन होती लाइन ऑफ कंट्रोल 748 किलोमीटर लंबी एक रेखा है। वैसे तो साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे पाकिस्तानी सेना भारत में आतंकवादी हमलों की साजिशें ही रचती रहती है। धारा 370 हटने के गम को भुलाने के लिए उसे लगा होगा कि वो कश्मीर में DDC चुनाव के मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। इसलिए उसने अपने आतंकवादियों को भारत में हथियार और गोला बारूद लेकर नगरोटा भेजा। लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि जब आतंकवादियों को श्रीनगर जाना था तो पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों की घुसपैठ LOC के बजाय जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर से क्यों करवाई? इसकी वजह है भारतीय सेना की सतर्कता, जिसकी वजह से LOC पर आतंकवादियों की घुसपैठ में बड़ी कमी आई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से आतंकवादियों की घुसपैठ की घटनाएं आधी से भी कम रह गईं। इस साल अक्टूबर तक करीब 77 आतंकियों ने कश्मीर में घुसने की कोशिश की, जिनमें से 17 को मार गिराया गया और 24 वापस भाग गए। 2019 में अक्टूबर तक करीब 200 आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिनमें से 4 मारे गए और 62 वापस भाग गए थे। लेकिन इसे पाकिस्तानी आतंकवादियों के मन में भारतीय सेना का खौफ भी कहेंगे कि इस साल अक्टूबर में आतंकी घुसपैठ की सिर्फ 4 कोशिशें हुई और सभी कोशिशें भारतीय सेना ने नाकाम कर दी। जाहिर है LOC में घुसपैठ करवाने में पाकिस्तानी सेना को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, इसीलिए उसने आसान रास्ता चुना। लेकिन वो किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करे, आतंकियों का अंत निश्चित है। दुश्मन को जो है उसको कोई चांस नहीं देना। उसको हम लोगों ने जो है पिछले कई एक सालों से थ्रू डायलॉग्स, थ्रू एग्रीमेंट्स, थ्रू प्रोटोकॉल्स, वी हैव गिवन हिम इनफ स्पेस, इनफ अपॉर्चुनिटीज कि आप लोग जो है इस चीज़ से हट जाओ। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो है वो इन चीज़ों से जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। सो अभी हमारे को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही हम उनको जो है किसी प्रकार का मौका देना चाहते हैं कि कोई बाहर का आदमी, कोई फॉरेन टेररिस्ट आके और हमारे देश के अंदर जो है वो गड़बड़ करे। हम देश के किसी भी हिस्से में होते हैं तो LOC को सिर्फ इतिहास की किताबों या सुनी सुनाई बातों के जरिए समझते हैं।
लेकिन एलओसी पर आकर जब एलओसी के प्रहरियों को देखते हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल का असल मतलब समझ में आता है। ये भी समझ आता है कि मौसम अगर कभी कभी दुश्मन हो जाता है तो कुदरत के कुछ साथी हर मिशन में सिपाही की भूमिका निभा जाते हैं। हमने अपनी फेंस के अलाउंग कुछ डॉग पोस्ट बनाए जो कि फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। ये लोकल डॉग्स हैं? यस मैम, ये लोकल डॉग्स हैं। हमने इनको कुछ थोड़ा ट्रेन करके जनरली हर डॉग के लिए इस टाइप की पोस्ट हमने हर 100 से 200 मीटर के इलाके में बनाई हुई है। रात को इन डॉग्स अपनी जो पोस्ट है उसी के अंदर आके रेस्ट करते हैं और अगर कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम का हमारा काम करता है, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे नज़दीकी कोई हरकत है, कोई मूवमेंट है, तो इस तरह की चेतावनी हमें देते हैं जिसको हम अपनी फोर्स के द्वारा क्रॉस चेक करवा सकते हैं। डॉग पोस्ट्स सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन घने और ठिठुरते बर्फीले अंधेरों में डॉग पोस्ट के ये साथी ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। कभी सूंघने की विलक्षण क्षमता के कारण तो कभी अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स के कारण। ये डॉग हैं, इन केस अगर कोई एवलांस ट्रिगर होता है नियर बाई एरियाज में, तो ये जो लो इंटेंसिटी वॉइस है दे कैन कवर दैट आल्सो एंड दे विल गिव, और वो हमें एक सिग्नल देते हैं जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि नजदीकी एरिया में कुछ ना कुछ होने वाला है। लाइन ऑफ कंट्रोल को इससे बेहतर तरीके से बताती हुई तस्वीर नहीं हो सकती है। इस ब्रिज का निर्माण 1931 में हुआ था, लेकिन टीठवाल की लड़ाई भी आपको याद रखनी चाहिए, जब पाकिस्तान अपनी तरफ से आक्रमण पर आक्रमण करता था, क्योंकि उसके लिए उस समय भी टीठवाल इज्जत का सवाल बन चुका था। लेकिन यहाँ पर भारतीय सेनाएं जो अलग अलग टुकड़ियां, अलग अलग फीचर्स पर यहाँ मौजूद थी, पाकिस्तान को हर बार पीछे की ओर खदेड़ा था। आज अगर आप इस ब्रिज की तस्वीर देखें तो आप इसकी बीचों बीच एक सफेद रेखा देख सकते हैं। उसमें एक तरफ हिंदुस्तान है, दूसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है। टीठवाल, ये नाम शायद आप में से कई लोगों ने सुना होगा, अक्सर 1948 की जंग की किसी कहानी में। लेकिन देख लीजिए इसे ध्यान से और हो सके तो मन ही मन नमन कीजिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की कायरता और भारतीय जवानों के पराक्रम की बुनियाद पर स्थित है। थोड़ा अतीत में चलते हैं। 1947 जब भारत को आजाद हुए मुश्किल से 3 महीने बीते थे। पाकिस्तान ने पहला हमला बोला था तब कश्मीर था। तब इसी सेक्टर में कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की वीरता से पाकिस्तान दहल उठा था। इन्हीं रेखाओं के इर्द गिर्द लांस नायक करम सिंह के शौर्य की गर्जना हुई थी। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर मेरे पीछे किशनगंगा नदी बह रही है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी कहा जाता है, और इसके ठीक पीछे वो नीलम वैली की शुरुआत हो जाती है। यानी कि ये जो सामने है, जिसे मैं फेस कर रही हूँ जिस पहाड़ी को, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। इस ब्रिज का जो प्रयोग है अब सिर्फ इसलिए किया जाता है कि अगर आपको कुछ एक्सचेंजेस करने हैं, यानी कि अगर कोई यहाँ से भटकता हुआ पाक अधिकृत कश्मीर पहुँच जाता है या उस हिस्से से इस ओर आ जाता है, तो इसी ब्रिज के ज़रिए लोगों को एक्सचेंज किया जाता है। या फिर कई दफ़ा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी होता है कि कोई अगर नदी में डूबता हुआ आगे पाया जाता है, अगर लाश पाई जाती है, तो उसका भी हैंडओवर इसी ब्रिज पर किया जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि इधर नीलम वैली, लीपा वैली और वहाँ पर वो लॉन्च पैड्स, जहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए आतंकवादियों को भारत की सीमा में दाखिल कराने की कोशिश पाकिस्तानी सेना भी करती है फायरिंग करके। तो वो जो लॉन्च पैड्स हैं, उससे आतंकी कहीं इस तरफ न भेजे जाएं, क्योंकि ट्रेनिंग वहाँ संभव हो पाती है पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान वहाँ पर ट्रेन करके कोशिश करता है कि किसी तरीके से घुसपैठ करा के भारत की सीमा में दाखिल करा दे, लेकिन भारतीय सेना इस ओर पूरी मुस्तैदी से तैनात रहती है। ये वही टीठवाल है जो पाकिस्तान की आंख में आज भी चुभता है, लेकिन भारतीय शूरवीरों ने तय किया है कि पाकिस्तान की आंखों की रोशनी भले चली जाए, लेकिन टीठवाल पर तिरंगा फहराता रहेगा। एलओसी हमेशा गवाह रहेगी उस वीरता की।
पाकिस्तान को बहुत घमंड है अपनी क्रूरता पर और फर्जी फौजी ताकत पर, लेकिन भारत को अभिमान है अपनी मिट्टी पर और इस मिट्टी में जन्मे हर योद्धा पर। आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल अगर आए हैं तो आपकी मुलाकात उन लोगों से कराने के लिए जो यहां पर वीरता का नया पर्याय बन रहे हैं नहीं बल्कि बन रही हैं। असम राइफल्स ने महिलाओं की एक पूरी बटालियन खड़े करने का फैसला किया। उसके बाद यह फैसला भी किया इस साल से कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर उनकी तैनाती की जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे किरदार थे जो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं निभा सकती थी वर्दी पहनकर। ध्यान से देख लीजिए, जिस तरफ बंदूक की नली है उस तरफ एलओसी के पार पाकिस्तानी दुश्मन है और जिस तरफ बंदूक का ट्रिगर है वो भारत की वीरांगनाएं हैं जिनका हौसला पाकिस्तान को पस्त कर देने के लिए काफी है। एहसास है आपको कि सर्वश्रेष्ठ माना गया आपको हिंदुस्तान में? जी। यहाँ पर तैनाती में अच्छा लग रहा है? राइफल ताने खड़ी हैं, अपनी ड्यूटी निभा रही हैं? अच्छा लग रहा है मैम, चांस मिला इधर आने के लिए, तो ये सुन के कि हम JNK में जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। हाँ। तो मोटिवेट थे हम आने के लिए इधर पहले से। उत्तरी कश्मीर पर LOC से लगे कई जिले पाकिस्तानी सीज फायर से चोटिल होते रहते हैं। वहाँ उन परिस्थितियों में डटी खड़ी ये भवानियाँ भरोसा है देश के लिए इस बात का कि देश सुरक्षित है। LOC देश के दुश्मनों के लिए हमेशा प्रलयंकारी लक्ष्मण रेखा बनी रहेगी। LOC सिर्फ सुलगते बारूदों का किस्सा नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की विस्तृत जिम्मेदारियों की भी कहानी सुनाती है। एक हाथ में रक्षा की बंदूक और दूसरा हाथ हर सीमावर्ती नागरिक के जीवन निर्माण में व्यस्त LOC उन जाबाजों की कर्मभूमि भी है। लाइन ऑफ कंट्रोल की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती है कि आप हाथों में बंदूकें थामें और गोलियों के जरिए अपने दुश्मन का खात्मा करें, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो भारतीय सेना ने अपनी जिम्मेदारी तय की है वो है शिक्षा की भी। वो है बंदूकों से परे इन बच्चों को शिक्षा ऐसी देने की, ऐसी किताबें उनके हाथों में थमाने की जो भारत का भविष्य संवार सकें। और वाकई ये जो आर्मी गुडविल स्कूल्स होते हैं, इन्होंने सालों से सरहद पर ऐसी ही पीढ़ियां तैयार की हैं जो हिंदुस्तान के लिए आगे बढ़ते हैं और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते हैं। तो सीधे तौर पर यह समझ लीजिए कि ये भारतीय सेना की ही फितरत हो सकती है जो कि सरहद पर दुश्मन का नाश भी करती है और यहाँ पर नन्हे नन्हे बच्चों के सपनों का विकास भी करती है। पाकिस्तान ने अपना चरित्र नहीं छोड़ा, बच्चों ने अपने ख्वाब नहीं छोड़े। मैम मेरा एम है मैं आर्मी डॉक्टर बनूं। अच्छा, आप बताइए। आर्मी ऑफिसर। ऑफिसर बनना है आप? ओके। टीचर बनना है मैम। आपको जो सीख रही हैं वो आगे पढ़ाना है? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपने तो बता दिया। यस मैम, मुझे NDA एग्जाम क्लियर करना है। शिक्षकों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। ये हमें लगता है कि ये स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं इनके जो सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सबका भरोसा भारतीय सेना पर है, भारतीय सेना के शौर्य पर है, भारतीय सेना के पराक्रम पर है। अपने स्कूल पे तो हर एक को फख्र होता है। अब हम ये नहीं कह सकते दूसरे स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, सारे स्कूल्स अच्छे हैं, बट हमें ऐसा लगता है हमारा स्कूल बेस्ट है सबसे। एंड यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब फैसिलिटीज़ हैं, हमें हर चीज़ में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। स्टडीज़ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, हमारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं और हमें हर चीज़ में बहुत अच्छे से और हम हर चीज़ में लीड भी कर पाते हैं हमारी स्कूल की वजह से। ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की लॉकडाउन में और जो प्रैक्टिकल हमारी क्लासेस होती है 10th की वो भी हमें प्रोवाइड की स्कूल में। आपको वो सब भी प्रोवाइड हुआ है? घर में पढ़ना ठीक था एक्सपीरियंस अभी? यस मैम, ठीक था। लॉकडाउन में हमें बहुत अच्छे हमें ऑनलाइन क्लासेस मिली और हमें नोट्स मिलते थे, हमारी पढ़ाई अच्छी रही है। आप किस क्लास में हैं? 8 में है। और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेती हैं या सिर्फ पढ़ाई? नहीं, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्ट लेती हूँ मैं। करीब 46 आर्मी गुडविल स्कूलों में 14,000 बच्चे पढ़ते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 1,000 शिक्षक हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, खेल की सारी सुविधाएं मिलती हैं।
सेना के अधिकारी और जवान समय समय पर वर्कशॉप आयोजित करके बच्चों को स्किल्ड करते हैं और उन्हें तमाम विषयों की जानकारी देते हैं। यहाँ पे और भी स्कूल्स हैं, हम नहीं कहेंगे कि हम काबिल टीचर्स हैं, यहाँ पे हमसे भी बढ़ से काबिल, लेकिन आर्मी का एक डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा डिसिप्लिन होता है, जिसकी वजह से लोगों पे असर है, स्कूल पे असर है। स्कूल के अंदर आर्मी का डिसिप्लिन है, बच्चों पे यह डिसिप्लिन होता है और बच्चे अपने टाइम के पाबंद हैं, पढ़ने में टीचर्स टाइम के पाबंद है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की तरह नहीं है। कभी कभी धधकती एलओसी को देखकर लगता है कि इसकी परीक्षाओं ने ही शायद यहाँ के जीवन को इतना मजबूत बना दिया है कि वो कभी हारते नहीं। यहाँ पर आप लोगों को स्टिचिंग के साथ मतलब आप खुद की कमाई कर पाती हैं? जी, अच्छी तरह कम कर पाते हैं, तो अपना रोजगार अच्छी तरह चलाते हैं और लड़कियों को भी सिखाते हैं। आर्मी वालों ने 2005 से हमें ये सेंटर सिलाई दी है, तो अपना रोजगार कई लड़कियां सीखकर चली गई और अपने घर में अच्छी तरह काम कर रही हैं और काफ़ी आर्मी हेल्प कर रही है हम लोगों की। हम अपना रोजगार करते हैं। ये जितने भी रिमोट एरियाज हैं आगे की तरफ जी, वो सारे जो हैं उनके गांव वगैरह, उनके जो आवाम जो लोग हैं वहाँ के काफ़ी बैकवर्डपन है उधर, पिछड़ापन है और उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो फौज के साथ जुड़ी हुई है। चाहे वो पोर्टर का काम कर रहे हैं, चाहे उनके घोड़े जो हैं वो हमारे साथ हैं, चाहे बाकी जो हमारी मदद का जो काम है उसके अंदर वो लगे हुए हैं और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमारे साथ बेस्ड है। सो क्योंकि वो हमारे को सपोर्ट करते हैं और हमारी जिम्मेवारी जो है वो उनके लिए जो है वो बढ़ जाती है। सर्दियों का मौसम आ जाएगा, बारिशें आ जाएंगी और नेचुरल कैलामिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। उन सब में अगर उस इलाके के अंदर कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर है तो वो केवल फौज। हम जिस जगह पर इस समय खड़े हैं वो आपको देखने में लग रहा होगा कोई आम इमारत है, लेकिन ये एक क्लासरूम है जहां पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको किताबें नहीं मिलेंगी। अब अगर आप चारों तरफ देखेंगे, देखिए इस तरह के मोटार शेल्स के कुछ टुकड़े आपको मिल जाएंगे। छत की मरम्मत हो चुकी है, खिड़कियों की मरम्मत इस समय चल रही है, क्योंकि परीक्षा का समय था जिस समय अचानक पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी गई। दरअसल जो आम सिविलियन इलाके हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फौजी पोस्ट आपको नजर आएंगी, ये आम सिविलियन इलाके हैं और टारगेट करके अगर आम नागरिकों को यहाँ पर निशाना बनाया जाता है तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिंदगी जीने की एक हकीकत ये भी है। इन सारी चीजों के बीच सभी लोगों को, जो आम लोग हैं इस गांव के, वो हिम्मत के साथ यहाँ रहते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी और आवश्यकता है। अभी तक हमने देखा है कि गांव में कम्युनिटी बंकर्स बन रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्कूल अपनी हिफाजत के लिए चाहते ये हैं कि बिल्कुल नजदीक इसके वो बंकर्स बनाए जाए, ताकि अगर यहाँ पर परीक्षा चल रही है तो इस तरीके से तितर बितर होकर उन्हें बाहर की ओर न भागना पड़े, वो बेखौफ रह सकें कम से कम, और लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहते हुए, एक सपना देखते हुए, आगे बढ़ते हुए, शिक्षा लेते हुए वो चैन से जी पाए कम से कम। अब हर मतलब खौफ हिरास का आलम था। हम लोग जो थे सहमे हुए थे और हम बहुत मजबूर हो गए थे, बेबस थे और हम ये नहीं डिसाइड, फाइनली हमने क्या किया, हमने सोचा यहाँ पे रखना बच्चों को क्योंकि बेहतर नहीं रहेगा। हम कोशिश करते हैं क्योंकि मौत और ज़िंदगी यहाँ पे उस समय कशमकश होती है, या आपको कुछ ना कुछ फाइनली डिसाइड करना होता है। हमने ये डिसाइड किया कि हम बच्चों को लेके निकलेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बेहोश हो गए थे डर से और हमारी एक लेडी टीचर थी वो भी डर गई थी, बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और हम फिर यहाँ से निकले आहिस्ता आहिस्ता करके। हमने टीचर्स को ड्यूटी लगाई कि आप इतने बच्चे लेके इस तरफ निकलो, बाकी वाले इस तरफ निकलो, और हम 2-4 मिनट हुए थे यहाँ से निकले ही थे, तब तक यहाँ पे आके शेल गिरा और आप सामने देख सकते हैं इससे कितनी बर्बादी हुई। जिंदगी और मौत के बीच अक्सर इसी तरह बस 2 मिनट का ही फासला रह जाता है, लेकिन एलओसी पर बसे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की इंडियन आर्मी की लगातार कोशिशें भी हैं। अपनी ये इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट की बाद में कि ये बच्चों का एग्जाम चल रहा है, हमें कुछ मदद कीजिए ताकि हम इन बच्चों को फिर एग्जाम ठीक से हो, ताकि एग्जाम ठीक से हो सके। पाकिस्तान के सीज फायर वायलेशन में एक पैटर्न आपको नजर आएगा। मस्जिद यहाँ पर ये जो है इस इलाके में ये शेलिंग का शिकार बन चुकी है। यहाँ पर स्कूलों को खासकर शिकार बनाया जाता है। ये पूरा रिहायशी इलाका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भारतीय फौज के इंस्टॉलेशन इस तरह के हैं जिसे टारगेट कर रही है, और पाकिस्तान की तरफ ये सारी इंटेलिजेंस रहती है। यानी वो जानबूझकर नागरिकों की आस्था को और उनकी शिक्षा को टारगेट करते हैं। अपने आप में ये चीजें बहुत कुछ कहती हैं।
हमारी जो भी यहाँ पे स्कूल हैं, मस्जिद हैं, राशन स्टोर हैं, जहाँ से हम राशन खरीदते हैं, मैम पूरे तोड़ फोड़ कर दिया हमारी। पर अभी 2 दिन पहले ही जब फायर हुआ इधर हमारी सामने जामे मस्जिद है, मैम उस जामे मस्जिद के पास बम गिरा और वो भी पूरी बर्बाद कर दी है। पाकिस्तान के पाप LOC पर जगह जगह बिखरे हुए हैं। जुम्मा नमाज के बाद 3:30 बजे का वाक़या है। पाकिस्तान की शैलिंग चारों तरफ से मतलब हो रही थी, चारों तरफ से हो रही थी। मैं अपने बच्चों समेत माँ अयाल अंदर किचन में जब घुस गए तो घुसने के बाद जो ही किचन में हम घुसे तो पाकिस्तान का एक शेल मेरे सीधा बाथरूम से होते हुए पूरा मतलब यहाँ ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट नहीं हुआ वो, और लेकिन नुकसान पूरा करके अंदर इधर बस जिंदा गिर गया। इस साल करीब 200 आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया। सतर्कता ऐसी है कि आतंकियों की नई खेप LOC को क्रॉस करने से पहले ही मौत के मुंह में समा जाती है। हथियार नहीं बचे, आतंकी नहीं बचे, स्थानीय लोगों से समर्थन उन्हें मिल नहीं पा रहा, लिहाजा बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लेकिन उसके भी इलाज का पक्का इंतजाम हो चुका है। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए। ये वो कंधा है जो हिंदुस्तान की जिम्मेदारी उठाते हैं। ये वो ढाल हैं जो हिंदुस्तान को हर दुश्मन से बचाते हैं। ये हिंदुस्तान का गौरव है। यही भारतीय सेना है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हितेश कुमार और सत्या के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।